नमस्कार। नमस्कार। लगता है अमेरिका और ईरान के बीच मामला एक बार फिर से गर्मा गया। हाँ। अमेरिकी जहाज़ों का पूरा बीड़ा यूएसएस इब्राहिम लिंकन की अगुवाई में ईरान की तरफ निकल पड़ा है और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान तो जैसे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आज हम इसी तनाव की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ। और ये सिर्फ कुछ जहाज़ों की हलचल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति दिख रही है जो पिछले 10-15 दिनों में अचानक तेजी से बदली है। बिल्कुल। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये रणनीति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका मिडिल ईस्ट के बाकी देशों पर क्या असर पड़ रहा है। जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा कर रही है कि ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारा मकसद ये जानना है कि जो अमेरिका सिर्फ 10-15 दिन पहले पीछे हटता हुआ दिख रहा था वो अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया। क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबकी नजरों में है, ये अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन। हाँ, यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये कोई मामूली जहाज तो है नहीं, ये तो एक पूरा तैरता हुआ शहर है, मतलब एक एयरबेस है। सही कहा। और खबर ये भी है कि अमेरिका उस इलाके में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने की भी योजना बना रहा है। इसे देखकर तो यही लगता है कि ये जंग का एक बड़ा रिहर्सल है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है टाइमिंग। हमारे सूत्रों के मुताबिक करीब 15 जनवरी के आसपास अमेरिका लगभग ईरान पर हमला करने ही वाला था। हाँ, सब कुछ तैयार था, लेकिन आखिरी मौके पर प्लान बदल दिया गया। अमेरिका पीछे हट गया। लेकिन क्यों? सब कुछ तैयार था तो पीछे क्यों हटे? इसकी वजह थे मिडिल ईस्ट के देश, खासकर सऊदी अरब और यूएई। अच्छा। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अगर अमेरिका ने हमला करने के लिए उनकी जमीन, उनके एयरबेस का इस्तेमाल किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान का बदला लेने का पहला निशाना यही देश होते। उनकी तेल की रिफाइनरीज, उनके शहर। बिल्कुल। तो उन्होंने अमेरिका से साफ साफ कह दिया कि इस लड़ाई में हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब उन्होंने अमेरिका को एक तरह से मना कर दिया। पर क्या अमेरिका इतनी आसानी से मान गया? इन देशों पर तो अमेरिका का इतना दबाव रहता है, वो मना कैसे कर पाए? देखिए, अमेरिका माना, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर। उसने अपनी रणनीति ही बदल दी। ये एक बहुत ही चालाक कदम था। क्या किया उन्होंने? अमेरिका ने कहा, ठीक है, हम आपकी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसकी जगह उसने अपने तैरते हुए एयरबेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आगे कर दिया। अच्छा। अब वो ईरान को जमीन से नहीं बल्कि समंदर से घेरने की तैयारी में है। इससे सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी सीधे तौर पर बच गए और अमेरिका का मकसद भी पूरा हो रहा है। ये रणनीति तो कहीं सुनी सी लग रही है। मुझे याद आ रहा है कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिका ने ठीक इसी तरह का खेल वेनेजुएला के साथ भी खेला था। बिल्कुल सही पकड़ा। इसे वेनेजुएला प्लेबुक कहा जा रहा है। ये एक आजमाया हुआ तरीका है। इसमें कई चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण, ईरान की आर्थिक नाकेबंदी को और सख्त करो, और इसका सबसे अच्छा तरीका है हॉर्मुज की खाड़ी पर शिकंजा कसना। हॉर्मुज की खाड़ी? ये कोई मामूली समुद्री रास्ता तो है नहीं, ये तो दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइन है। बिल्कुल। इसे आप ग्लोबल एनर्जी मार्केट की जुगुलर वेन यानी गले की नस कह सकते हैं। दुनिया का लगभग 1/3 तेल जो समंदर के रास्ते जाता है वो इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और ये बहुत संकरा रास्ता है। हाँ, कहीं कहीं पर सिर्फ 21 मील चौड़ा है। अगर इस रास्ते पर कोई रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। तो अमेरिका इसी रास्ते पर ईरान के जहाज़ों को रोकने की तैयारी कर रहा है? हाँ, योजना ये है कि ईरान के तेल टैंकरों की जांच की जाए, उन्हें रोका जाए और साथ ही ईरान के शैडो फ्लीट पर भी लगाम लगाई जाए। ये शैडो फ्लीट क्या है? ये उन जहाज़ों का नेटवर्क है जो दुनिया की नज़रों से बचकर अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके चोरी छिपे ईरान का तेल बेचते हैं। अमेरिका इस पूरे नेटवर्क को तोड़कर ईरान की अर्थव्यवस्था का गला घोटना चाहता है। मैं इस रणनीति को समझ रहा हूँ। आर्थिक दबाव बनाओ जब तक कि सामने वाला घुटने ना टेक दे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये तो एक तरह से ईरान को उकसाने वाली बात हुई। और यही इस रणनीति का दूसरा और सबसे खतरनाक चरण है। ये सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, ये एक जाल है। अमेरिका इंतजार कर रहा है कि इस आर्थिक घुटन से परेशान होकर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करे।
मान लीजिए कि ईरान गुस्से में आकर किसी अमेरिकी जहाज पर हमला कर दे या हॉर्मुज़ में कोई माइन बिछा दें। जैसे ही ईरान ऐसा कुछ करेगा, अमेरिका को पूरी दुनिया को दिखाने का मौका मिल जाएगा। वो कहेंगे, देखिए, हम तो सिर्फ नियमों का पालन करवा रहे थे, हमला तो ईरान ने शुरू किया है। बिल्कुल, ये सिर्फ ईरान पर हमला करने का बहाना बनाने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चाल है। ये पूरी दुनिया के सामने एक कहानी गढ़ने की कोशिश है। इस कदम से अमेरिका सिर्फ हमला करने का कारण नहीं बना रहा, बल्कि वो उस हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति बना रहा है। असली निशाना सिर्फ ईरान की सेना नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों में ईरान की बची खुची साख है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुआ है। क्या होगा अगर ईरान इस जाल में फंसे ही नहीं, या फिर वो किसी ऐसे तरीके से जवाब दे जिसकी अमेरिका ने उम्मीद ही ना की हो, जैसे कि अमेरिका के किसी बड़े फाइनेंशियल सिस्टम पर एक जबरदस्त साइबर अटैक। ये प्लान तो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित लगता है। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त को सही मान रहा है, क्योंकि ये बाहरी तनाव सिर्फ आधी कहानी है। असली कहानी तो ईरान के अंदर चल रही है, जिसकी खबरें बाहर तक नहीं आ पा रही हैं। आप ईरान के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की बात कर रही हैं। हमें भी कुछ खबरें मिली हैं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं है। हाँ, और ये इस पूरे मामले का शायद सबसे गंभीर और अनदेखा पहलू है। सूत्रों के मुताबिक 8 और 9 जनवरी को ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी और बेहद हिंसक कार्रवाई की है, एक तरह का नरसंहार। 36,000, ये आंकड़ा तो यकीन करने लायक नहीं है। ये जानकारी आ कहां से रही है? क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? 25 दिनों से ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक पूरा देश डिजिटल दुनिया से काट दिया गया है। मतलब कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा है। कुछ भी नहीं। जो थोड़ी बहुत जानकारी सैटेलाइट फोन के जरिए छनकर बाहर आ रही है, वो बहुत ही भयानक तस्वीर पेश कर रही है। अब 36,000 का आंकड़ा सही हो या ना हो, लेकिन एक बात तय है कि ईरान के अंदर कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा हुआ है, और अमेरिका की नज़र ईरान की इसी अंदरूनी उथल-पुथल पर है। वो इसे ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देख रहा है। तो मतलब जब दुश्मन अंदर से ही कमजोर हो रहा हो तो बाहर से हमला करना आसान हो जाता है। लेकिन इस अंदरूनी दबाव का असर ईरान की सरकार पर कैसा पड़ रहा होगा? क्या इससे वो और ज्यादा खतरनाक होकर बाहर हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि देश का ध्यान भटका सके, या फिर वो इतने कमजोर हो गए हैं कि जंग का खतरा मोल ही नहीं लेना चाहेंगे? यही $1 मिलियन सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ईरान के पड़ोसी देशों को भी डरा रहा है। जाहिर है, जब आपके पड़ोस में इतना बड़ा तूफान खड़ा हो रहा हो, तो उसकी तपिश आप तक भी पहुंचती है। और इन पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा चिंता तो सऊदी अरब और यूएई को ही होगी। डर के मारे सब ईरान को फोन कर रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के शेख, यहाँ तक कि कतर के अमीर, सब ने ईरान को फोन करके भरोसा दिलाया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए नहीं होने देंगे। उन्हें पता है कि अगर जंग छिड़ी तो ऐसा दबाव उन पर भी होगा। तो ईरान का पहला निशाना उनकी तेल की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको और दुबई, अबू धाबी जैसे चमचमाते शहर होंगे। एक भी मिसाइल गिरी तो उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन क्या वो वाकई ईरान के साथ है, या ये सिर्फ खुद को बचाने की एक कोशिश है? ये तो एक तरह का दोहरा खेल लग रहा है। ये बिल्कुल एक दोहरा खेल है। इसे आप ऐसे समझिए कि वो अपने पड़ोसी से कह रहे हैं, देखो भाई, हमारे घर में घुसकर लड़ाई मत करना, लेकिन साथ ही वो गली के उस पार खड़े अमेरिका को देख के आंख मार रहे हैं कि गली में जो करना है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो एक तरफ ईरान को शांत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका को हरी झंडी दे रहे हैं कि आप समंदर से जो करना चाहते हैं करिए, बस हमारी जमीन को इस आग से दूर रखिए। तो अगर ईरान के अरब पड़ोसी इस तरह से चुपचाप किनारे होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस इलाके में एक ताकत ऐसी भी है जो ईरान के मामले में कभी किनारे नहीं बैठती। मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। उनका रुख तो पहले काफी समलावा लग रहा था, लेकिन अब उसमें भी एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, पहले इजराइल खासकर ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की सलाह दे रहा था। उन्हें लगता था कि वक्त सही नहीं है। लेकिन अब नेतन्याहू के सुर बिल्कुल बदल गए हैं। अब वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम ऐसा जवाब देंगे जो ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बदलाव क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसा लगता है कि अब इजराइल को भी लग रहा है कि सारे मोहरे सही जगह पर हैं। अमेरिका का जंगी बेड़ा पहुंच चुका है, वेनेजुएला प्लेबुक तैयार है, ईरान अंदर से कमजोर दिख रहा है।
इजराइल को शायद लग रहा है कि ईरान पर निर्णायक कार्रवाई करने का इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो अब खुलकर अमेरिका के साथ आक्रामक रुख अपना रहा है। आप जानती हैं, इस पूरी कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनका जिक्र ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन वो इस खेल में बहुत अहम साबित हो सकते हैं। जैसे मैंने डिएगो गार्सिया द्वीप के बारे में पढ़ा। ये छोटा सा द्वीप अमेरिका के लिए एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। आप इसकी रणनीतिक अहमियत बता सकती हैं? हाँ, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा ब्रिटिश द्वीप है जिस पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा और आधुनिक सैन्य अड्डा है। हाल ही में ये तब चर्चा में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन को बेवकूफ कह दिया, क्योंकि ब्रिटेन इस द्वीप को मॉरिशस को वापस लौटाने पर विचार कर रहा है। अच्छा। राष्ट्रपति के इस गुस्से से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया अमेरिका का प्लान बी या शायद प्लान ए का ही एक हिस्सा है। ये ईरान के लिए इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये ईरान की मिसाइलों की रेंज से काफी दूर है। यहाँ से अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट्स जैसे B-2 और B-52 बिना किसी खतरे के उड़ा सकता है। जमीन पर बने अड्डों पर तो ईरान पलटकर हमला कर सकता है, लेकिन डिएगो गार्सिया पर हमला करना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। ये एक ऐसा सुरक्षित मंच है जहां से अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर सकता है। और एक और नाम है जो बार बार सुनने में आ रहा है, एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों से निकल कर आया है, रजा पहलवी। वाह, रजा पहलवी! ये नाम इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं जिन्हें 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था। वो अमेरिका में रहते हैं। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका की इस पूरी कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य सिर्फ ईरान को कमजोर करना नहीं, बल्कि वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करना है। क्या आप सच में कह रही हैं कि अमेरिका 2026 में ईरान में राजशाही वापस लाने की कोशिश कर सकता है? ये तो 1950 के दशक का कोई प्लान लगता है। क्या ईरान के अंदर इसके लिए कोई समर्थन है? ईरान के अंदर तो शायद नहीं, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग ऐसा जरूर सोचते हैं। उनका मानना है कि ईरान के मौजूदा शासन को हटाकर पहलवी जैसे किसी पश्चिम समर्थक सेक्युलर नेता को गद्दी पर बिठा दिया जाए। ये शायद इस खेल का असली और सबसे बड़ा मकसद हो सकता है, न सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, बल्कि पूरे ईरान को अपने नियंत्रण में लेना। हालांकि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और शायद असंभव लगने वाला लक्ष्य है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बहुत ही साफ और डरावनी नजर आती है। अमेरिका एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। जमीन की बजाय समंदर को जंग का मैदान बनाया जा रहा है। मकसद है आर्थिक घेराबंदी के जरिए ईरान को उकसाना, ताकि वो कोई गलती करे और अमेरिका को एक बड़े हमले का जायज कारण मिल जाए। बिल्कुल। और इस बिसात पर बाकी मोहरे भी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। पड़ोसी देश डरे हुए हैं और दोहरा खेल खेल रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में है, और इन सब के ऊपर ईरान के अंदर के भयावह हालात इस तनाव को एक विस्फोटक मोड़ दे रहे हैं। तो अब आगे क्या? क्या हम एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? क्या ये सब उसी तरफ जा रहा है? देखिए, सारी योजनाएं कागज पर ही अच्छी लगती हैं। असल दुनिया में, खासकर इतने तनावपूर्ण माहौल में, सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जिसकी आपने योजना बनाई है, बल्कि वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक अनियोजित घटना। क्या होगा अगर ईरान उस तरह से प्रतिक्रिया ना दे जैसा अमेरिका सोच रहा है? क्या होगा अगर रूस या चीन इस खेल में कूद पड़े, या कोई तीसरा देश, कोई नॉन स्टेट एक्टर ऐसी कोई हरकत कर दे जिससे एक छोटी सी चिंगारी पूरे मिडल ईस्ट में आग लगा दे? बिसात तो बिछ चुकी है। बिसात बिछ चुकी है और खिलाड़ी भी तैयार हैं, लेकिन ये खेल किसी भी एक खिलाड़ी के सोचे हुए रास्ते से बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। असल सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि इस अनिश्चितता और अराजकता को नियंत्रित